हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि दोस्तों अभी हमने कल ही बीपीएससी से प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी हमने क्वेश्चंस को कवर किया था, जिसमें से हिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखा था। तो आज भी दोस्तों ये हमारा फिजिक्स का, कल हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था 40 था, आज 41 से स्टार्ट होता है, यानी साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है विद्युत मोटर में। तो दोस्तों इसमें इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि विद्युत मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए मीटर। देख सकते हैं दोस्तों, ए मीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ईएमएफ की फुल फॉर्म बतानी होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए मीटर। देख सकते हैं दोस्तों 42 और 43 जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में रिपीटेड है, बट इसमें का जो लैंग्वेज कहा जाए वो थोड़ी अलग बातें कही गई है। क्वेश्चन सेम ही है लेकिन थोड़ा सा घुमावदार किया गया है इसमें। जैसे विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, और यहाँ पे विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, बिल्कुल माइनर चेंजेस किए गए हैं दोस्तों, लेकिन इस प्रश्न का भी उत्तर ए मीटर ही है। ओके, ये देख सकते हैं 64 बीपीएससी प्री 2018, देन अगले साल ही 65 बीपीएससी प्री 2019 में। मैंने कहा था ना दोस्तों कि बीपीएससी में अधिकतर क्वेश्चंस रिपीटेड किए जाते हैं। अगर आप लोग ये वीडियोस देखिएगा और जो बीपीएससी के फॉर्म को फिलअप किए हैं उनमें से उम्मीद है कि रिपीटेड क्वेश्चंस में 50% क्वेश्चंस वो लोग कर आएंगे। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो 7 रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर। देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक डायोप्टर है, जिसे प्रतीक कैपिटल डी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस की मीटर में व्यक्त करें यदि फोकस को मीटर में व्यक्त करें तो 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर माइनस 1 होगा। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिसारी लेंस की क्षमता पॉजिटिव यानी धनात्मक तथा अपसारी लेंस की क्षमता नेगेटिव यानी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फोकस दूरी बराबर 1/लेंस की क्षमता यानी 1/डी भी कह सकते हैं। तो हमारा डायोप्टर दिया था +2, तो 1/1/2 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मीटर। और आंसर हमारा चूंकि सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है।
अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तंतु को गर्म करके। यानी श्वेत प्रकाश प्रदीप्तिशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। ये पराबैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रदीप्तिशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। यानी विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यानी संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। यानी व्याख्या में देख लेते हैं। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा सीसा यानी टीन या लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किटिंग, अतिभारण यानी ओवरलैडिंग, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने एवं किसी प्रकार की दुर्घटना टल जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अति चालक का लक्षण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शून्य पारगम्यता। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए उनमें ऊर्जा हास्य के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई हास्य नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर यानी अंदर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। व्याख्या देख लेते हैं इसके। लकड़ी की तुलना में
लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटखा ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटखा उतना ठंडा नहीं लगता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यानी कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। यानी जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, इस दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तल। यानी पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे दोस्तों कुछ माध्यम और ताप और ध्वनि के वेग को मैंने कवर किया है, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। यानी प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, यही कारण है कि आकाश नीला लगता है। वायुमंडल अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है? तो दोस्तों कल ही हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। इस तरह के क्वेश्चन जो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे हम इस सूत्र की सहायता से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। यहाँ F फ़ारेनहाइट को दर्शाता है और C सेल्सियस को। चूँकि प्रश्न में हमारा 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, यानी सेल्सियस का मान 50 डिग्री दिया हुआ है, तो इसे फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो देख सकते हैं प्रश्न अनुसार F इक्वल टू 9/5, C की जगह 50 लिख दिया प्लस 32। अब अगर हम इसे कट करेंगे 5 से 50 तो 10 टाइम्स, 10 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 5 10 जा 50, 10 9 जा 90, और 90 में 32 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 122। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है?
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। तो देख सकते हैं वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद, पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती है, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होनी चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रमा से। यानी महासागर में ऊंची जल जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। यानी जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूर्य। यानी सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 गुना 10⁻⁻8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, यानी ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 65 में जो व्याख्या की गई है उसकी चर्चा बताई गई है कि नाभिकीय संलयन के कारण ऐसा होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975। यानी प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष दीर्घतम होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्लूटो पर, क्योंकि प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 या यूँ कहें 247.92 पृथ्वी वर्ष होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8.5 मिनट। व्याख्या में देखते हैं क्या बताई गई है इसके बारे में। यानी सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8.31 मिनट यानी 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड है। चूँकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट अर्थात 8 मिनट 30 सेकंड दिया गया है, अतः इस प्रश्न के लिए विकल्प सी उत्तर माना जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 गुना 10⁻7 किलोमीटर है। प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं जैसा कि उत्तर दिया है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। रीज़न जान लेते हैं दोस्तों। हालांकि 69 और 79 प्रश्न सेम है, लेकिन 69 में उत्तर में ऑप्शन ई नहीं दिया गया है और यहाँ पे ई दिया गया, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं
उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का रीजन जान लेते हैं। नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकंड यानी 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में विकल्प सी को सही माना है, लेकिन प्रश्न में उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प मौजूद है, अतः विकल्प ई ज़्यादा सटीक उत्तर है। तो कह सकते हैं दोस्तों, जैसे इस प्रश्न में कहा गया था लगभग में बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू नहीं बताया लगभग में, तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर ई भी मान्य होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मैंने एक लिंक भी डाली है अपने पहले वाले वीडियोस में व्हाट्सएप ग्रुप, जिसे आप ज्वाइन करके रोज़ ये टेस्ट दे सकते हैं और उसमें अपनी स्कोर जान सकते हैं। वो टेस्ट बिल्कुल फ्री है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति का औसत व्यास 1,39,822 किलोमीटर है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो दोस्तों जो बेसिक है वो कंप्यूटर की भाषा है और इसका फुल फॉर्म होता है डायगोनल और परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जो सी है, सी प्लस प्लस, जावा, ये हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं, तो ये भी कंप्यूटर की भाषा है, क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझ सकता है। और ऑप्शन डी में हम जो देख रहे हैं फॉर्ट्रान, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी ऑप्शन सी कहें तो ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। देख सकते हैं व्याख्या में, बेसिक, सी और फॉर्ट्रान कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के अव्यय हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्वों का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेडॉन। यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन ये वायु में मौजूद होती है, लेकिन रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। वैसे रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाई जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उत्तर देख सकते हैं ए, यानी केवल एक। तो एक में दिया है वाट, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है वाट। बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा या वाट से मापा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.08 है। चलते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 जुलाई 1992 को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सेशन अच्छा लग रही होगी। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना